हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एक नए फोर्स को जान लिया है। किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, इस बात को हमने अपनी पिछली क्लास में जाना है ना। और ये बात किसने बताई थी? लोरेंज ने बताई थी। और उन्होंने बताया कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल किसी, मान लीजिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से एंट्री ले लिया है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है वो थीटा एंगल है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, इस बात को लोरेंज ने बता दिया था। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, उन्होंने बताया था जितना ज्यादा चार्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतना अच्छे से फोर्स लगा लेगा। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का साइन कंपोनेंट, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को मिलाया था तो आंसर क्या आया था? K की वैल्यू 1 आई थी, कांस्टेंट की वैल्यू, आंसर आया था Q VB sin थीटा। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और इसको किसने बताया था? लोरेंज ने बताया था। अच्छा साहब, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमको फोर्स की डायरेक्शन देखनी हो तो वो हम वेक्टर फॉर्म से ही देखते हैं। Q VB sin थीटा को ऐसे लिख लेते हैं V क्रॉस B। कैसे लिख लेते हैं? V क्रॉस B। कैसे? V क्रॉस B। V क्रॉस B इज VB sin थीटा। ओके, और डायरेक्शन कैसे निकाल लेते हैं? V क्रॉस B से हमको डायरेक्शन मिल जाती है फोर्स की। V यानी वेलोसिटी, क्रॉस B यानी B मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है फोर्स की डायरेक्शन। अंगूठे से फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है ना? ओके, अब हम लोगों को ये केसेस देखने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कब कब कितना कितना कैसे फोर्स लगाता है। तो पहला केस हमने देखा कि व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, V और B के बीच का एंगल 0 होगा तो क्या होगा। डायग्राम देखा हम लोगों ने, रफ्तार में देख लेते हैं एक बार। चार्ज Q, वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड B, ये दोनों पैरेलल हैं। B की ही डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? QVB sin थीटा। QV वेलोसिटी है, हाँ, B है, हाँ। थीटा कितना है V और B के बीच में? 0 डिग्री, जिस कारण से फोर्स कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। यानी मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में चार्जेस पर फोर्स लगा तो लेता है, लेकिन इस कंडीशन में फोर्स नहीं लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन करेगा चार्ज। और असल में चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मोशन करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, तब भी फोर्स नहीं लगा पाएगा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, क्योंकि इस कंडीशन में भी QVB sin थीटा, चार्ज भी है, उसकी कुछ वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, लेकिन sin 180 की वैल्यू भी 0 ही आती है। इसलिए इस डायरेक्शन में अगर मोशन करेगा चार्ज तो भी फोर्स नहीं लगेगा। ओके, चलिए, अगर चार्ज रेस्ट पर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो लगाता है, लेकिन वो कब कब नहीं लगा पाएगा, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। जब पैरेलल जाएगा चार्ज, जब एंटी पैरेलल जाएगा चार्ज, जब चार्ज रुका होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस कारण से फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ऐसा होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स बहुत भयंकर लगेगा। QVB sin थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, एंड फोर्स इज QVB, मैक्सिमम फोर्स। ओके, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? V क्रॉस B। डायरेक्शन कहां से निकालते हैं हम लोग? V क्रॉस B से। V क्रॉस B इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, V क्रॉस B इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, V क्रॉस B इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में जानी थी, जिसमें कि लोरेंज ने ये सारी बातें हमको बताई कि जो चार्ज है, अगर वो धोखे से या जानबूझ के मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच गया तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, और वो फोर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ठीक है, चलिए,
यहाँ से हम एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन भी निकाल के लाते हैं। अगर आपको पता होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं टेस्ला। निकोला टेस्ला के नाम पर हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है, उसका नाम दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला। 1 टेस्ला को इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है? आपसे पूछ लेंगे सीबीएसई बोर्ड में कि डिफाइन 1 टेस्ला, तो आप क्या बताएंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 टेस्ला बोलें, कितने अमाउंट को हम 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बोलें? तो इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं? ऐसे ही देते हैं, फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यहीं से निकाल के लाते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला को डिफाइन करते हैं। कैसे? हम कहेंगे सब कुछ बन 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 कर दो। हम कहेंगे 1 कूलॉम फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड से, ये 1 कब होगा? जब थीटा 90 हो जाए। 1 कूलॉम फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में एंट्री लेता है। 1 कूलॉम फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर मोशन करता है और उस पर फोर्स 1 न्यूटन लगता है। और उस पर फोर्स 1 न्यूटन लगे तो हम ये बोल देंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो 1 टेस्ला होगा। इस तरीके से हम लोगों ने 1 टेस्ला को डिफाइन किया है। देखिए सब कुछ 1 कर दिया क्योंकि हमको 1 टेस्ला डिफाइन करना है, तो 1 और ये 1 और ये 1, तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो क्या बोला? 1 कूलॉम फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड से 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड में जब जाता है और उस पर फोर्स अगर 1 न्यूटन लगे तो हम ये कह देंगे कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा? 1 टेस्ला होगा। इस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये आपकी बोर्ड में पूछी भी जाती है कभी कभार डेफिनेशन। ओके, टेस्ला जो है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है। एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे कि हमारी जो चुंबकें होती हैं जिसको हम परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट्स के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो टेस्ला जितना नहीं होता है। टेस्ला एक लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। ठीक है, जो चुंबकों के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो गॉस के टर्म्स में होता है। किसके टर्म्स में होता है? गॉस। और 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। ये कन्वर्जिंग फैक्टर है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। गॉस जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और 1 गॉस कितने के बराबर होता है? 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, चलिए, वेरी गुड। जब लोरेंज ने इस फोर्स के बारे में लोगों को बताया उसके बाद इसको बोला जाता है, इस फोर्स का नाम ही रखते हैं लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये सब कुछ लोरेंज ने बताया था। उसके बाद लोरेंज इसको जनरलाइज भी करते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन में चला जाए, किस रीजन में? किसी ऐसे रीजन में चला जाए जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार के फील्ड्स हों। कोई एक चार्ज पार्टिकल कहां चला जाए? ऐसे रीजन में चला जाए जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार के फील्ड्स हों, तो उस चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाएगा। और जो फोर्स होगा वो टोटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Ft हम लिख सकते हैं। टोटल फोर्स वो लगेगा फोर्स F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो दोनों फील्ड्स में चला गया है एक ऐसे रीजन में जहाँ पे दोनों फील्ड है, तो दोनों उस पर फोर्स लगाएंगे तो टोटल फोर्स हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है हम सब जानते हैं, उसको हम QE बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया तो इधर E लिख दें और इधर B लिख दें, चलिए, जिससे कि आगे पीछे ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? QV क्रॉस B। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा किसी चार्ज पर, वो हमको इन दोनों फोर्स को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल मैग्नेटिक वाला देख लें, ऐसा नहीं है कि आप केवल इलेक्ट्रिक वाला देखें, दोनों को देखना पड़ेगा और उन दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो और उसी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो, तो आपको दोनों फोर्स को वेक्टोरिकली जोड़ना पड़ेगा और उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं QE प्लस V क्रॉस B। Q कॉमन ले लिया, ठीक है। यही है एक चार्ज पर टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ओके, इसमें कोई नई कहानी तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू ई फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्यू वी क्रॉस बी, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हम कभी भी इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स निकाल लेंगे, हम अलग से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकाल लेंगे, उनके बीच में वेक्टर एडिशन कर देंगे। ठीक है, और ये देखिए आप एडिशन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स, क्योंकि लोरेंज ने इसको बताया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स। इस वाले हिस्से को बोलते हैं लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स, और ये है कूलम्बिक फोर्स। इन दोनों को मिला के जो बनता है टोटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, विच इज नोन एज लोरेंज फोर्स। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अभी हम थोड़े से एग्जाम्पल लगा लें, थोड़े से प्रैक्टिस कर लें, फिर जाके हम बताते हैं कि इन फोर्सेस के कारण से चार्जेस के मोशन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए रफ्तार में देखते हैं। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, हाँ बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में 2 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से जाता है 30 डिग्री बनाते हुए। आइए बताइए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाएगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मोशन कर रहा है? हाँ, 1 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, क्या कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर। ओहो, मैग्नेटिक फील्ड तो इतना फोर्स लगाता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू बताइए कितना है? 2 कूलम। वेलोसिटी बताइए इसकी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। किस मैग्नेटिक फील्ड में वो मोशन कर रहा है? 2 टेस्ला। अच्छा, और कितने एंगल पर है वो भी देखना है आपको, साइन 30, साइन का 30 डिग्री। तो 2 2 जा 4, साइन 30 यानी 1/2, आंसर आया 2 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा इस पे? 2 न्यूटन। ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाएगा? 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, किधर? किधर का मतलब आपको V क्रॉस B निकालना पड़ेगा। तो V इधर है और आपका ये सीधा हाथ है, V क्रॉस B। V से आप B की तरफ बढ़े तो V क्रॉस B कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी बाहर की तरफ इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। ओके, चलिए रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखिए 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 देखिए, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला का। कितने टेस्ला का? 5 टेस्ला का। और इसके अंदर चार्ज चला गया है 2 कूलम का। कितने कूलम का? 2 कूलम का। और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड की, और इस तरह गया है। तो बताइए कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज 2 कूलम का है, वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला की है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। देखिए, साइन 0 होते ही फोर्स 0 हो गया। अगर ये एंटी पैरेलल जाता तो भी फोर्स नहीं लगता, क्योंकि साइन 180 हो जाता। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 हो जाता, तो भी फोर्स नहीं लगता। ओके, ये कुछ आप उस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता कब है? जब चार्ज कोई तिरछा चले। सीधा पैरेलल और एंटी पैरेलल चलेगा तो चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा। आप उस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बाहर हवा में जा रहे हैं और हवा चल रही है, और हवा जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। किस डायरेक्शन में चल रही है? ऐसी चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। और आपके हाथों में, आप बाइक पर बैठे हैं या साइकिल पर बैठे हैं, ठीक है, आपके हाथों में थर्माकोल की सीट है। थर्माकोल जानते हैं ना, कुछ लोग उस पर कुछ बनाते हैं, और वो सब जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें थर्माकोल की सीट की कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। और आप उस थर्माकोल को पकड़े हैं आप किधर उस थर्माकोल को पकड़े हैं? क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा में वो थर्माकोल उड़ेगा और टूट भी जाएगा। तो आप अपनी क्लेवरनेस लगाएंगे, अपने थर्माकोल को हवा के पैरेलल रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हवा ऐसी चल रही है, तो आप उसको कैसा रखेंगे? हवा के पैरेलल, इस तरह रखेंगे, जिससे कि हवा का फोर्स ना लगे। और आपने ऐसी हवा चल रही है और आपने थर्माकोल को जरा भी तिरछा किया तो बहुत तेजी से इस पर फोर्स लगेगा, इस वाले फ्रंट पर, और ये थर्माकोल टूट भी सकता है। और अगर आपने परपेंडिकुलर थर्माकोल लेके आप चल रहे हैं और ऐसी हवा चल रही है तो पक्की बात है, टूट ही जाएगा यानी अगर आप ऐसा थर्माकोल रखेंगे तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, अगर आप इसका उल्टा ऐसा रखेंगे तो भी फोर्स नहीं लगेगा। कुछ वैसा ही ये फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का।
चार्ज अगर पैरेलल जाएगा तो फोर्स नहीं लगाएगा, ये हवा। चार्ज अगर एंटी पैरेलल जाएगा तो भी नहीं लगाएगा, और अगर तिरछा जाएगा तो काफ़ी फोर्स लगेगा। आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। ओके, चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है चार्ज के ऊपर। आइए देखिए 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 देखिए, एक सवाल लगाते हैं। ए प्रोटॉन एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला विद ए वेलोसिटी 1.5 10 की पावर 7। मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला, एक प्रोटॉन एंट्री लेता है 1.5 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड से। क्या वेलोसिटी है? 1.5 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। किस एंगल पर उसने एंट्री ली है? 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? तो QVB sin थीटा। चार्ज बताइए प्रोटॉन का 1.6 10 की पावर -19। वेलोसिटी बताइए 1.5 10 की पावर 7। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2.5 एंड साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30। आप इन सभी वैल्यू को रख के बड़े आराम से इस फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आंसर न्यूटन में आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगा लेता है अच्छे से। रेस्ट पे होगा चार्ज तो नहीं लगाएगा, छोड़ देगा, जाओ। एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं क्या होता है? अभी हम लोग न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा डिके। ठीक है, अल्फा को आप हमेशा ये मान के चलिए कि वो हीलियम की डबल प्लस आयन है। इस तरह का पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है 2 × 1.6 10 की पावर -19। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+, यानी 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। अगर आप हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे, 2 ही होते हैं बेचारे के पास, तो 2 प्रोटॉन ही तो बचेंगे, और तो कुछ एटम में होता नहीं है। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हटा देगा, क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन। तो ये अल्फा का चार्ज 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवार्ड विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। आहा, अल्फा पार्टिकल ऐसे फेंका गया ऊपर है, ऐसे ऊपर सीधा, ऐसा वर्टिकली अपवार्ड। किस वेलोसिटी से फेंक रहे हो भाई साहब आप अल्फा को? ऐसे फेंक रहे हो अल्फा को, इस तरह से आप अल्फा को फेंक रहे हैं। उसकी वेलोसिटी है 3 × 10 की पावर 7, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। कहाँ फेंका आपने? ऐसे हचैक। इन रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एग्जिस्ट। एक ऐसे कमरे में 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपने अल्फा कैसे फेंका? खचैक। और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ। फाइंड द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल। अब आप जहां भी कमरे में हैं, जैसे कि मैं, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कमरा है छोटा सा, तो साउथ टू नॉर्थ, अभी ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, पीठ के पीछे साउथ है, तो पीछे से आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये पीछे से आगे की तरफ। आप मान सकते हैं, मान ले ये वाली दीवार बहुत बढ़िया नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और सामने वाली दीवार बहुत अच्छा साउथ पोल है मैग्नेट का। तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, पीछे से आगे की तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो, इसमें अल्फा एस जा रहा है, शू। तो आप जरा बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और वेलोसिटी ऐसी है ऊपर की तरफ। तो इतना ही, हम डायग्राम तो नहीं बना सकते। तो फोर्स बराबर क्या हो गया? QVB sin 90। चार्ज बताइए अल्फा का 2 × 1.6 10 की पावर -19। वेलोसिटी 3 × 10 की पावर 7। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, sin 90 1। तो आंसर आ जाएगा 2 3 6, 6 × दिस, 6 × 1.6, 9.6। वाह। 10 की पावर -12 है ना। मैं कैलकुलेटर से ही करता हूँ ज़्यादातर। आइए देखिए, तो ये कितना हो गया? -12 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है साहब उस अल्फा पार्टिकल पर, है ना। कैलकुलेटर अपने साथ लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं तो टाइम वेस्ट ना हो। ये तो खैर आसान
बड़ी बड़ी आएंगे, उसमें टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आदत सी हो गई है कि कैलकुलेटर से ही खड़ाक से आंसर निकलना। आगे देखिए, छोड़िए, 9.6 10⁻12 न्यूटन ऊपर की तरफ ये चार्ज जा रहा है, फोर्स किधर लगेगा? अब आपको अपने कमरे में खुद करना पड़ेगा, हो सकता है मोबाइल से आपको समझ भी ना आए। देखिए, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलना है, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड को कंटाप मारना है इस पाम से। अब वेलोसिटी की तरफ ऊपर की तरफ, तो V ऐसे भी आप अपना पंजा रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, दो ही तरीके से रख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ऐसे आप मार नहीं सकते हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे मारिए, V क्रॉस B खचाक इधर, V क्रॉस B खचाक इधर, V क्रॉस B। तो मेरे हिसाब से वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ रहा है, V क्रॉस B, वेस्ट। अपना भी बताइए, ड्यू टू वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, या इतना न्यूटन वेस्ट। ठीक है, अपना भी करके देखिए क्या आपकी डायरेक्शन वेस्ट आ रही है, आनी चाहिए। इस अल्फा पार्टिकल को वेस्ट की तरफ फोर्स लगा। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिलेट किया है इस, और फिर हम देखेंगे कि ये चार्जेस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स के कारण चार्जेस पर फर्क क्या पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोहे पर हथौड़ा चलाते हैं तो फोर्स के कारण कुछ तो फर्क पड़ता है ना उसमें, ऐसे ही इन चार्जेस पर कुछ फर्क पड़ेगा, इनके मोशन पर कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा, और पड़ेगा तो वो क्या पड़ेगा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस सवाल को कर ले। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर लॉन्ग, बहुत लॉन्ग, कैरीज करंट 4 एम्पियर। कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। अच्छा, एक वायर में 4 एम्पियर का करंट है, बहुत बढ़िया। ए प्रोटॉन ट्रेवल्स एट, एक प्रोटॉन है छुटकू सा, ट्रेवल्स एट 4 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतना धीरे क्यों प्रोटॉन चल रहा है? +6 होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। ए प्रोटॉन ट्रेवल्स 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर। एक प्रोटॉन जो है इस प्रकार से चल रहा है 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर, 0.2 मीटर फ्रॉम इट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। तो आपको सारी बातें बता दी गई हैं। एक वायर में 4 एम्पियर का करंट है, प्रोटॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वायर से कितनी दूरी पर है? 0.2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन वायर से कितना दूर है? 0.2 मीटर की दूरी पर है। प्रोटॉन किधर चल रहा है? करंट के पीछे चल रहा है, जा सकता है। वायर अलग चीज है, प्रोटॉन अलग चीज है, ठीक है, जा सकता है। अकेला प्रोटॉन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द प्रोटॉन। फोर्स, प्रोटॉन पर फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है। ये जो वायर है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा इसके आसपास? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ मोशन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। इस कारण से इस प्रोटॉन पे फोर्स लगना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। साहब फोर्स का फार्मूला लिखिए, तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा QVB sin थीटा। क्यू चार्ज बताइए, इसका प्रोटॉन का चार्ज बताइए, 1.6 10⁻⁻19। वेलोसिटी बताइए 4 × 10⁻⁻6। मैग्नेटिक फील्ड बताइए, मैग्नेटिक फील्ड तो हमको पता ही नहीं है। 0.2 मीटर की दूरी पर ऐसा प्रोटॉन नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा बताइए, जहां प्रोटॉन है उस लोकल एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? क्योंकि लोकल एरिया वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, दूर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो थोड़ी फोर्स लगाएगा। तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा शायद आप उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक वायर के 0.2 मीटर की दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस बात को आप कॉर्नर पे निकालिए, μ0I/2πa, यहीं से निकालते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर। निकालिए, μ0 की वैल्यू 4π 10⁻⁻7। आई इसमें कितना जा रहा है? 4। 2π दूरी बताइए 0.2, 2π से कटेगा 2 बार, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा, 2 से 2 गया, तो आया 40 10⁻⁻7 टेस्ला। देखिए, इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि प्रोटॉन मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और अब बताइए कि ऐसे ऐसे उस पर फोर्स बताइए। कहानी बनाइए। जब ये लोग कहानी गढ़ते हैं ना तो और मजा आता है।
तो हमने बता दिया कि वायर के इतनी दूरी पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये इतना मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा बताइए। क्यू वी बी की वैल्यू लिख सकते हैं आप 40, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए हैं 10⁻⁷। थीटा, अभी एक चीज और मिसिंग है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। आप देख रहे हैं ना, वेलोसिटी तो देख ही रहे हैं, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आप डायरेक्शन देखिए, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ऐसे घुमा और भीतर, ऐसे घुमा और भीतर, हजाक से भीतर। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भीतर की तरफ है और वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ और वेलोसिटी नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, sin 90। बढ़िया सवाल है एकदम। क्या फोर्स लगेगा उस प्रोटॉन पे इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है? तो 1.6 × 4 × 40, 1.6 × 4 × 40, 10⁻⁹, और ये 10 कितना हो जाएगा? -7 इसमें अगर जुड़ेगा तो 26, 10⁻⁻⁻⁴ sin 91 होता है। ठीक है, 4 × 16 होता है, तो ये हो जाएगा 160। ओके, यू कैन इजीली सॉल्व इट, न्यूटन। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा? V क्रॉस B। अब बच्चे कहेंगे हमें B अंदर की तरफ है, कैसे करेंगे क्रॉस? आप देखिए, B V नीचे की तरफ है, क्रॉस B भीतर की तरफ है। तो आप करके देखिए, अपने कॉपी पे बना के देख सकते हैं। V नीचे की तरफ है और B भीतर की तरफ है, तो फोर्स इधर आएगा, अवे फ्रॉम द वायर। V क्रॉस B भीतर की तरफ कंटक मारेंगे, अवे फ्रॉम द वायर, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर ने इस प्रोटॉन पे फोर्स लगाया, लेकिन कैसे लगाया? इसकी मशीनरी क्या है? इस करंट कैरिंग वायर ने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मूविंग प्रोटॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ओके, तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए देखिए, एक सवाल उठता है। अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो और कुछ कुछ बातें बताई गई हो, चार्ज की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, एंगल मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बताया गया हो, तो आप फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी बता सकते हैं। ओके, चलिए, अभी एक बात आपसे पूछी जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस पर फोर्स लगाता है और उस फोर्स के कारण चार्जेस डिस्प्लेस भी होते होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि उस फोर्स के कारण चार्जेस पे किस डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगेगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल सी बात है। फोर्स भी लगा रहा है चार्जेस पर मैग्नेटिक फील्ड और चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। चार्जेस पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही वो डिस्प्लेस भी हो जाएंगे, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क करता है ये चीज निकालिए, यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? ऑन चार्ज पार्टिकल। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल। छोटी सी बात है, कोई भी आप डायग्राम बनाइए। मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाए हुए हैं, ऐसा, और ऐसी ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये चार्ज है। ठीक है, थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में, मैं कोई थीटा ऐसा स्पेशल थीटा नहीं ले रहा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कोई भी एंगल थीटा जनरलाइजेशन के लिए। वर्क डन क्या होता है बच्चों बताइए? F.S। Here F is the force and S is the displacement। डॉट प्रोडक्ट का मतलब आप जानते हैं ना, cos थीटा, Fs cos थीटा। अच्छा, आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लगाता है?
मान लीजिए चार्ज की वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b ऊपर की तरफ। मैं अगर बनाना चाहूं तो ऐसे बना दूंगा फोर्स को, है ना। मैं कोई दो वेक्टर बनाऊं, इतने सारे वेक्टर, मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है और ये एंगल थीटा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ v क्रॉस b, देखिए v क्रॉस b ऊपर की तरफ, v क्रॉस b ऊपर की तरफ, v क्रॉस b ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। अगर आप दोनों वेक्टर्स को इस बोर्ड के प्लेन पर बनाना चाहते हैं, यानी मान लें आप v वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, तो फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b, v से b की तरफ जाओ, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। यानी आप देख रहे होंगे जो फोर्स वाला वेक्टर है जो बाहर की तरफ है, ये जो मैंने मार्कर रख दिया है, ये फोर्स वाला वेक्टर इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। और ऐसा होता ही है, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं ना, v क्रॉस v क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं, ये हमेशा इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको बनाने के लिए, चूंकि बनाने में दिक्कत आएगी, ऐसे मार्कर तो ऐसे नहीं खड़ा कर सकते हैं हमेशा। आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बना दीजिए और वेलोसिटी को आप ऐसे बना दीजिए और v से b की तरफ आप ऐसा फोर्स का वेक्टर बना दीजिए, विच इज परपेंडिकुलर टू b एंड v बोथ। ठीक है, ये जो फोर्स है वो b और v दोनों के परपेंडिकुलर है। चूंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हमेशा, हाँ हमेशा, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है उस फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b से प्राप्त होती है, और हमेशा वो जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया तो पक्की बात है डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं जिधर वेलोसिटी होती है चार्ज उधर ही मोशन करता है, कम से कम उस इंस्टेंट पे तो उधर ही मोशन करेगा। तो फोर्स और वेलोसिटी यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और ऐसा बोला जाता है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। प्रूव इट, इसको प्रूव करिए। और मैथमेटिकली इसके काफ़ी सारे प्रूविंग्स आपकी रेफरेंस गाइड्स में भी दिए जाएंगे, और आप ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, v क्रॉस b, है ना। यानी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उधर ही तो वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 90 के कारण से क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। आपने देखा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होते तो वर्क जीरो ही होता है, क्योंकि वो cos थीटा पर डिपेंड करता है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन हमेशा जीरो ही रहेगा। ओके, तो आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इससे आप ये बात भी समझ सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है चार्जेस पर लेकिन बेचारा वर्क नहीं कर पाता, जैसे कि कुली फोर्स लगाता है ना बोझे पर ऊपर और ऐसे करके चल रहा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है जमीन पर, ऐसे करके ये जो बोरा है या जो भी झोला है उस पर फोर्स ऊपर लगा रहा है, और चूंकि कुली जो है वो चल इधर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या देते हैं, जीरो दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस पर फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस कारण से वर्क डन जीरो है। तो आप ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम, अपने दिमाग लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो आप अभी इसको याद कर लें कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जीरो, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, जीरो। काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी यानी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी चार्जेस की। इतना आपको आइडिया लग गया। यानी अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, चार्ज
का हो सकता है पाथ में चेंज आ जाए फोर्स के कारण से, लेकिन कुछ भी हो जाए उस चार्ज की स्पीड चेंज नहीं होगी। फोर्स तो लग रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इफ द वर्क डन इज जीरो देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ठीक है, यानी चार्ज की कभी भी स्पीड चेंज नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना भी लगा ले उसकी स्पीड चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है वेलोसिटी के, v क्रॉस b। इस कारण से वर्क डन जीरो हो जाता है। ओके, चलिए कल की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो फोर्स लगता है चार्जेस पर, वो चार्जेस के पाथ को किस प्रकार से डेविएट करता है, और उससे हम बहुत सारी चीज़ें आगे की तरफ बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि उसकी स्पीड में कुछ चेंज नहीं होगा, पाथ हो सकता है डेविएट हो जाए फोर्स के कारण से। ओके, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।